नमस्कार, डे ट्रेड न्यूज भारत देख रहे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत। मैं आप सभी के साथ दिवांशु। भारत की संसद में हाल ही में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला, जब लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करने वाला संविधान संशोधन बिल पास नहीं हो पाया। ये केवल एक साधारण विधायी हार नहीं है, बल्कि पिछले 12 वर्षों में पहली बार केंद्र सरकार संसद में कोई महत्वपूर्ण बिल पास कराने से विफल रही। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि यह बिल क्या था, क्यों लाया गया था, कहां चूक हुई और अब इसका देश की राजनीति और महिला आरक्षण पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले समझते हैं कि यह बिल क्या था। सरकार ने संविधान का 131वां संशोधन बिल पेश किया था, जिसका उद्देश्य लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाना और उसके साथ परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना था। परिसीमन का मतलब होता है कि देश की आबादी के हिसाब से संसदीय क्षेत्रों की सीमाएं और संख्या तय करना। चूंकि भारत में जनसंख्या लगातार बदल रही है, इसलिए कई सीटों पर मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, जबकि कुछ जगहों पर कम है। सरकार का तर्क था कि इस असंतुलन को ठीक करने के लिए सीटें बढ़ाना जरूरी है। इसके साथ ही इस बिल का सीधा संबंध महिला आरक्षण कानून यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम से था। इस कानून के तहत लोकसभा और विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जानी है, लेकिन यह आरक्षण तभी लागू हो सकता है जब नई जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो जाए, यानी सीटें तय होंगी, फिर उनमें से 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। अब बात करते हैं कि संसद में क्या हुआ। इस बिल पर करीब 21 घंटे तक चर्चा चली। सरकार ने इसे पास कराने के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन जब वोटिंग हुई तो तस्वीर अलग निकली। कुल 528 सांसदों ने वोट किया, जिसमें से 298 ने बिल के पक्ष में और 230 ने विरोध में वोट किया। संविधान संशोधन बिल होने के कारण इसे पास कराने के लिए 2/3 बहुमत यानी 352 वोट की जरूरत थी, लेकिन सरकार को 94 वोट कम पड़ गई और बिल गिर गया। यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है कि सरकार क्यों हार गई। पहला कारण था संख्या का गणित यानी कि नंबरों का गेम। एनडीए के पास कुल मिलाकर लगभग 293 सांसद हैं। सरकार को कम से कम 352 वोट चाहिए, यानी विपक्ष या अन्य दलों से लगभग 60 अतिरिक्त वोटों की जरूरत थी, लेकिन सरकार केवल 5 अतिरिक्त सांसदों को ही अपने पक्ष में ला सकी। इसका मतलब साफ है कि सरकार विपक्ष को भरोसे में लेने में पूरी तरह से असफल रही। दूसरा बड़ा कारण राजनीतिक अविश्वास था। विपक्ष ने इस बिल का विरोध महिला आरक्षण के कारण नहीं किया, बल्कि परिसीमन को लेकर किया। विपक्ष का आरोप था कि सरकार परिसीमन के जरिए चुनावी नक्शा बदलना चाहती है। खासतौर पर दक्षिण भारत के राज्यों को यह डर था कि उनकी संसद में हिस्सेदारी कम हो जाएगी, क्योंकि उत्तर भारत की जनसंख्या ज्यादा तेजी से बढ़ी है। तीसरा मुद्दा ओबीसी, एससी और एसटी प्रतिनिधित्व का था। विपक्ष का कहना था कि इस प्रक्रिया में पिछड़े वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। उनका यह भी आरोप था कि सरकार ने महिला आरक्षण को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है ताकि परिसीमन को आगे बढ़ाया जा सके। चौथा कारण समय और प्रक्रिया को लेकर सवाल थे। विपक्ष का कहना था कि जब 2023 में महिला आरक्षण कानून पास हो चुका था, तो उसे लागू करने में देरी क्यों की गई और अब अचानक विशेष सत्र बुलाकर जल्दबाजी में संशोधन लाने की क्या जरूरत। अब बात करते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में क्या गलत हुआ। सबसे बड़ी गलती थी राजनीतिक सहमति बनाने में विफलता। संविधान संशोधन जैसे बड़े फैसले आमतौर पर सर्वसम्मति या फिर व्यापक सहमति से किए जाते हैं, लेकिन इस मामले में सरकार विपक्ष को विश्वास में नहीं ले सकी। दूसरी गलती थी बिल को बहुत ज्यादा जटिल बनाना। महिला आरक्षण जैसे संवेदनशील और लोकप्रिय मुद्दे को परिसीमन जैसे विवादित विषय से जोड़ दिया गया। इससे विपक्ष को विरोध का मौका मिल गया। तीसरी गलती रणनीति की थी। सरकार को पहले से अंदाजा था कि उसके पास पर्याप्त संख्या नहीं है, फिर भी उसने बिल को वोटिंग के लिए रखा। इससे यह संदेश गया कि या तो सरकार ने राजनीतिक स्थिति का गलत आकलन किया था या फिर यह एक राजनीतिक दांव था। अब सवाल है कि इसका असर क्या होगा।
सबसे बड़ा असर महिला आरक्षण पर पड़ेगा। अब यह लगभग तय माना जा रहा है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। यह प्रक्रिया अब 2034 तक टल सकती है, क्योंकि पहले नई जनगणना और फिर परिसीमन जरूरी होगा। दूसरा असर राजनीतिक माहौल पर पड़ेगा। विपक्ष इसे अपनी बड़ी जीत के रूप में पेश कर रहा है और कह रहा है कि उसने संविधान और लोकतंत्र को बचाया है। वहीं सरकार इसे महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ कदम बता रही है और इसे चुनावी मुद्दा बन सकती है। तीसरा असर केंद्र और राज्यों के संबंधों पर भी पड़ेगा। खासकर दक्षिण भारत के राज्यों और केंद्र के बीच तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि परिसीमन का मुद्दा सीधे तौर पर उनकी राजनीतिक ताकत से जुड़ा हुआ है। अब आगे क्या होगा? सरकार के पास कुछ विकल्प है। पहला विकल्प, ये इस बिल को संशोधित करके दोबारा पेश कर सकती है और विपक्ष के साथ बातचीत करके सहमति बनाने की कोशिश कर सकती है। दूसरा, वो परिसीमन के आधार को बदल सकती है, जैसे 2011 की बजाय 2027 की जनगणना को आधार बनाना। तीसरा, वो महिला आरक्षण को परिसीमन से अलग करके लागू करने का रास्ता तलाश सकती है। अंत में ये पूरा घटनाक्रम भारतीय लोकतंत्र की जटिलता को दिखाता है। यहाँ केवल बहुमत जो है वो काफी नहीं होगी, बल्कि सहमति, विश्वास और राजनीतिक संतुलन भी उतना ही जरूरी होता है। यह घटना आने वाले चुनावों और राजनीतिक रणनीतियों को भी प्रभावित करेगी। ये केवल एक बिल की हार नहीं है, बल्कि ये एक संकेत है कि देश की राजनीति अब और ज्यादा प्रतिस्पर्धा और संतुलित हो गई है, जहां हर बड़े फैसले के लिए व्यापक समर्थन जरूरी होगा। आपका इसके बारे में क्या कुछ कहना होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। डे टू डे न्यूज भारत आपके साथ हमेशा वादा करता है निष्पक्षता और सटीकता के साथ आप तक हर एक खबर, इंफॉर्मेशन और अपडेट इसी तरीके से पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन, ना ही करेगा किसी को ब्लैकमेल। और हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बने और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर ना चलाए जो कि भोले भाले लोगों को ठगता हो। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नज़रों में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाज़त और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।